हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आईएसआर 220 एंड ISQM1 को मिलाकर पढ़ेंगे। ISQM1 का पुराना नाम ISQC होता था, जिसको चेंज करके ISQM1 में कन्वर्ट किया गया है। ये दोनों ही टॉपिक क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन दोनों का रोल, स्कोप, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हुए चलें, तो ये जो मेरे नोट्स हैं मैं आपको लिंक के थ्रू ये प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया हुआ है कि आईएसआर 220 क्या कहता है और ISQ1 क्या कहता है। और इसी तरह सारे बोथ स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आपके लिए तैयार किए हैं। अब हम इनको साइड बाय साइड पढ़ते ही चलेंगे। पहले हम फॉर एग्जांपल आईएसआर 220 क्या कहता है और उसके कंपैरिजन में ISQM1 क्या कहता है, हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा अच्छा होगा। प्लस एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर है वो ISQM1 एंड आईएसआर 220 को मिलाकर ही क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन वो ऐसा बनाएगा जिसमें वो फर्म की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर सारा कंप्लाई किया जा रहा है, वो चेक करेगा। और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के ऊपर भी उसको वो चेक कर रहा होगा। तो हम इनको साइड बाय साइड पढ़ेंगे तो हमें इससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ सा कंपैरिजन लेते हैं कि ये दोनों स्टैंडर्ड्स हैं क्या, इन दोनों की इंडिविजुअल लेवल पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फुल नेम: इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिकली एक सिंगल इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी भी इंडिविजुअल ऑडिट या एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। Rather than ISQM1, International Standard on Quality Management for firm that perform audit or reviews of financial statements or other assurance or related services। ये एक ओवरऑल ISQM1 जो है ओवरऑल फर्म के ऊपर एप्लीकेबल है कि जो भी फर्म्स रिव्यू करती हैं, ऑडिट करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या कोई भी अश्योरेंस सर्विसेज दे रही हैं, उन्होंने क्या क्वालिटीज मेंटेन करनी है, ये ISQM1 उनके ऊपर एप्लीकेबल है। लेवल ऑफ एप्लीकेशन: इंगेजमेंट लेवल, ये एक स्पेसिफिक इंगेजमेंट पे यानी इंडिविजुअल ऑडिट पे अप्लाई होगा। और ये फर्म लेवल पे इंटायर फर्म के अंदर जितनी भी इंगेजमेंट चल रही है उसके ऊपर अप्लाई होगा। मेन ऑब्जेक्टिव: टू इंश्योर द एंगेजमेंट पार्टनर मैनेज एंड अचीव द ऑडिट क्वालिटी फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट। यहाँ पे जितनी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आईजा 220 के अंदर, वो इंगेजमेंट पार्टनर की होंगी कि इंगेजमेंट पार्टनर ने एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है ऑडिट इंगेजमेंट के ऊपर। और ISQM1 में टू इंश्योर द फर्म डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट दैट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंगेजमेंट आर परफॉर्म टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे एक ओवरऑल जो फर्म की मैनेजमेंट है, जो फर्म के दो चार्ट विद गवर्नेंस अगर मैं कहूँ, उन्होंने ये एक चीज को इंश्योर करना है कि हाँ, फर्म में इस तरह की पॉलिसीज, कंट्रोल्स, ऑपरेशंस हैं जो कि ओवरऑल जितने भी फर्म्स के अंदर इंगेजमेंट चल रही है उसको क्वालिटी के साथ कंप्लाई किया जाए, उनको क्वालिटी के साथ क्या कहते हैं परफॉर्म किया जाए। प्राइमरी फोकस: हाउ क्वालिटी इज मैनेज ऑन अ पार्टिकुलर ऑडिट। और यहाँ पे हाउ क्वालिटी इज मैनेज अक्रॉस द होल फर्म। यहाँ पे मैंने आपको बताया आईजा 220 सिंगल इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा और ये ओवरऑल फर्म के ऊपर अप्लाई होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल: इंगेजमेंट पार्टनर। यहाँ पे सिर्फ इंगेजमेंट पार्टनर होगा और यहाँ पे फर्म की लीडरशिप होगी। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि सम टाइम वही इंगेजमेंट पार्टनर फर्म की लीडरशिप का ही पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटी फर्म है जिसके अंदर पार्टनर ही एक है, तो फर्म की लीडरशिप और वो एंगेजमेंट पार्टनर बोथ विल बी द सेम। लेकिन अगर जैसे कि PwC है या KPMG है, उसके अंदर फर्म का एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो डिफरेंट है और फर्म की लीडरशिप डिफरेंट है। तो यहाँ पे फर्म की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशंस, पॉलिसीज बनाई जाएं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ ऑडिट को परफॉर्म किया जा सके। और यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वो सारे जो भी स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं फर्म की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, उसने उसको कंप्लाई करना और इंश्योर करना है कि हाँ, जो भी काम हो रहा है ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर वो क्वालिटी के ऊपर हो रहा है। Approach to quality: applies quality management principle within the audit engagement align with the firm system। जो भी ये फर्म की जो लीडरशिप है, जो भी रिस्क बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर का ये रोल है कि भाई उसने उन सारी की सारी पॉलिसीज को कंप्लाई करना है और उसने अपने ऑडिट इंगेजमेंट को इंश्योर करवाना है कि हाँ, एज पर फुली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के साथ कंडक्ट किया गया है। अब इन दोनों टॉपिक के अंदर जो मेजरली टॉपिक डिस्कस हैं वो है लीडरशिप, एथिक्स,
मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूअस प्रोसीजर, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। तो अब हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन एज कंपेरिजन ऑफ ईच अदर पढ़ेंगे और हम अंडरस्टैंडिंग लेते जाएंगे कि हाँ आइदर 220 क्या कहता है सेम टॉपिक के ऊपर, और सेम टॉपिक के ऊपर ISQM1 क्या कहता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स या क्वालिटी ऑन ऑडिट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइदर 220 को। The engagement partner shall take the responsibility for overall quality control procedure on each audit engagement action, and messages of engagement partner should emphasize the fact that quality is essential in performing of an audit engagement। देखिए आइदर 220 ने सिंपल सी बात की कि जो इंगेजमेंट लीडर है, इंगेजमेंट लीडर कौन होगा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग टू इंडिविजुअल ऑडिट किसकी है, वो एंगेजमेंट पार्टनर की है। उसने इंश्योर करवाना है कि भाई ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को अप्लाई किया गया है और क्वालिटी मेंटेन की गई है। ISQM क्या कहता है, द फर्म CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ पार्टनर्स और इक्विवेलेंट शेल अज्यूम अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पर यहाँ पर उसने फर्म की लीडरशिप को, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि फर्म की लीडरशिप सेम एंगेजमेंट पार्टनर भी हो सकता है अगर छोटी फर्म है, और अगर बड़ी फर्म है तो एंगेजमेंट पार्टनर और फर्म की लीडरशिप डिफरेंट होगी। यहाँ पे उन्होंने फर्म की लीडरशिप जो भी CEO है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ पार्टनर्स हैं, वो एक अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म बेस पे लेंगे कि भाई हाँ हमने पूरी फर्म में एज लीडर ऐसे सिस्टम एंड क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करनी है जिससे एक अच्छा कल्चर प्रमोट किया जा सके क्वालिटी मेंटेन करने का। तो ISQM1 हमें बताता है कि एज ओवरऑल लीडर ऑफ बीइंग अ फर्म आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और आइजा 220 में बताता है कि एज ओवरऑल लीडर ऑफ एन इंगेजमेंट आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। Relevant ethical requirements. Throughout the audit engagement, the engagement partner shall remain alert through observation and making inquiries as necessary for evidence of non-compliance with relevant ethical requirements by members of engagement team. If any non-compliance come to engagement partner attention, he shall determine appropriate action in consultation with other firms. Others in the firm, engagement partner should form a conclusion on compliance with independence requirement that apply on the audit engagement। यहाँ पे उसने सिंपल सी बात की है कि एंगेजमेंट पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्केप्टिकल रहे, वो ऑब्जर्व करता रहे थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट कि हाँ मेरी जो टीम है या मैं हूँ या मेरे मैनेजर हैं जो भी बच्चे काम कर रहे हैं इस ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई ऐसी रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट की ब्रीच तो नहीं करे जिसके ऊपर पेनल्टीज या नॉन कंप्लायंस का इशू क्रिएट हो सके, और वो सारा कुछ इंश्योर करेगा और कंक्लूजन देगा कि हाँ throughout the audit engagement we were relevant, we were complied with ethical requirements और we were not complied with ethical requirement, और अगर नहीं थे तो हमारे आगे क्या प्रोसीजर होने चाहिए। और ISQM1 करता है, ISQM वो कहता है कि भाई आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे बनाने हैं जिससे आपकी फर्म में इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया जा सके। आपने इंश्योर करवाना है कि आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, पॉलिसीज मेंटेन हो, प्रोसीजर मेंटेन हो, जिसको कंप्लाई करते हुए एंगेजमेंट पार्टनर या टीम मेंबर्स या मैनेजर्स कंप्लाई कर सकें उन पॉलिसीज को। वो एक फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मा चार्ट बना होगा या पॉलिसीज बनी होंगी या टिक मार्क्स बने होंगे कि भाई हाँ भाई आपके ऊपर हमने एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस का एक परफॉर्मा तैयार किया, आप इसको चेक करते जाएं, जो जो आपके ऊपर कंप्लायबल है वो आप उसके ऊपर टिक करते जाएंगे, जो आप नॉन कंप्लायंस में है वो आप उसके ऊपर आप टिक करते जाएंगे, और हमें इस तरह पता लग जाएगा कि हाँ आप रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से रिस्क आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, एथिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी आपने कंप्लाई करनी है नहीं करनी। ये सारा कुछ बनाने की जिम्मेदारी कि इस जगह पे यानी जो एंगेजमेंट पार्टनर कैसे रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करे, वो कैसे इंश्योर करे कि कम्युनिकेट कैसे करना और कैसे आइडेंटिफाई करे, उस चीज को बनाने की जिम्मेदारी यहाँ पे फर्म की लीडरशिप की है कि फर्म ने इस चीज को इंश्योर करवाना है कि हाँ ऐसे प्रोसीजर्स वहां पे अवेलेबल हों फर्म्स के अंदर कि हाँ भाई इंगेजमेंट पार्टनर क्वालिटी को परफॉर्म कर सके, इंगेजमेंट पार्टनर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके, उसको कंप्लाई कर सके, और कोई अगर रिस्क है तो उसको इरेडिकेट कर सके और कम्युनिकेट कर सके। तो यहाँ पे देखें, दिस इंक्लूड कम्युनिकेटिंग इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एवेल्युएट एंड एड्रेस थ्रेट टू इंडिपेंडेंस personnel to notify the firm independence, firm to promptly notify engagement partner and other relevant personnel। तो ओवरऑल आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने के हाँ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया जा सके, ISQM1 ये कहता है और आइजा 220 कहता है कि आपने एज एंगेजमेंट पार्टनर
इंश्योर कराना कि हाँ, जो भी रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर हैं, जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं, वो यहाँ पे इंश्योर हो इस ऑडिट इंगेजमेंट के अंदर। और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आपने ऐसे पॉलिसीज प्रोसीजर बनाने हैं कि जितनी भी इंगेजमेंट्स हैं ओवरऑल फर्म के अंदर, उसके अंदर सारी की सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई की जा सकें। और अगर नॉन कंप्लायंस है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, रिस्क कैसे है, क्या रिस्क है, उसको खत्म कैसे करना है, यहाँ पे हम सब कुछ वो सीखते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। आइजा 220 क्या कहता है? आइजा 220 कहता है एंगेजमेंट पार्टनर शुड सेटिस्फाई दैट प्रोसीजर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस हैव बीन फॉलोड, conclusion reached are appropriate and have been documented. If engagement partner if engagement partner obtain information that would have caused to decline the engagement if obtained earlier, he will promptly notify firm so that necessary action can be taken. एंगेजमेंट पार्टनर की ओवरऑल आइजा 220 के अकॉर्डिंग जिम्मेदारी है कि भाई उसने देखना है कि प्रोसीजर जो भी बनाए गए थे ISQM 1 के अकॉर्डिंग, फर्म की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, वो कंप्लाई हुए हैं और वो फॉलो हुए हैं। कंक्लूजन जो भी रीच किया गया है उन प्रोसीजर्स को जो कि ISQM 1 के अकॉर्डिंग या फर्म की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, उनके अकॉर्डिंग मेरा जो कंक्लूजन है वो सही है। और अगर एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसी कोई बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है जो पहले मिली होती, तो वो शायद इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करता, तो वो फौरन फर्म को बताएगा, फर्म के लीडरशिप को बताएगा और जो भी पॉलिसीज बनी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग वो आगे नेसेसरी एक्शन लेगा। लेकिन ISQM 1 क्या कहता है? Firm shall establish policies and procedure to ensure that its accept or continues only those engagement in which firms has considered integrity of client is competent and can comply with the relevant ethical requirement। और ISQM 1 क्या कहता है कि भाई यहाँ पर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं कि भाई सिर्फ वही एंगेजमेंट एक्सेप्ट की जा सके जिसमें हर किस्म की इंटेग्रिटी, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स और कॉम्पिटेंसी अवेलेबल हो फर्म के पास। और फिर उसके बाद ही हम किसी भी किस्म की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करें और हम परफॉर्म कर सकें। तो ओवरऑल अगर आपने ओवरऑल करेक्ट देखा होगा तो वो यही है कि जो आइजा 220 है वो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट के ऊपर, और ISQM 1 है ओवरऑल इंगेजमेंट्स के ऊपर जो भी फर्म्स के ऊपर चल रही हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड असाइनमेंट ऑफ इंगेजमेंट टीम। आइजा 220 के अकॉर्डिंग असाइनमेंट ऑफ इंगेजमेंट टीम, इंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि भाई टीम के पास कंपिटेंसी कैपेबिलिटी है, वो कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, उनके पास प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग है, लीगल रिक्वायरमेंट्स वो जानते हैं, एक्सपीरियंस है, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है और एबिलिटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट है। यानी एंगेजमेंट पार्टनर ने ये इंश्योर कराना है कि यार जो मैं भी टीम भेज रहा हूँ वो उस एंगेजमेंट के नेचर को जानते हो, उनके पास कॉम्पिटेंसी हो, वो एक्सपर्ट हो, उनको ऑडिट आता हो, उनको सारे लॉज एप्लीकेबल हो, उनको सारा कुछ पता हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत दफा देखा होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर का जो क्लाइंट है या जो एक ट्रेडिंग सेक्टर का क्लाइंट है, ट्रेडिंग सेक्टर के जो ऑडिट एम्प्लॉयज होते हैं या मैनेजर होता है, वही सारे के सारे उठा के इंश्योरेंस सेक्टर पे नहीं भेजते अनटिल अनलेस उनको पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग सेक्टर इधर टोटली डिफरेंट तरह से वर्कआउट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर टोटली डिफरेंट तरह से वर्कआउट करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम करने का तरीका नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट होता है। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट होते हैं वो थोड़े से अदर सेक्टर्स में कम नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उनका फिर एक प्रोफेशनलिज्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ होता है, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी जो टेक्निकल एबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होती है, और तो वो ज्यादातर उसी ही तरह की एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उनको पहले सारे रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को जानना पड़ता है। तो ये चीज इंश्योर कराना कि टीम कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, ये एंगेजमेंट पार्टनर की ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। और ISQM 1 क्या कहता है कि फर्म ने इस चीज को इंश्योर कराना है कि भाई फर्म के पास सफिशिएंट पर्सनल है, वो कॉम्पिटेंट है, वो कैपेबल है। यानी हायरिंग तुम लोगों ने ऐसी करनी है कि सिर्फ कैपेबल कॉम्पिटेंट लोगों को ही क्या कहते हैं तुम लोगों ने हायर करना है। देखो यहाँ पे वो क्या कहता है कि भाई आपके पास 100 बंदे हैं, 100 में से 20 लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट हैं और 80 लोग हैं ट्रेडिंग के एक्सपर्ट। तो अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट है तो एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है कि वो 20 लोगों को उन 20 लोगों में से ही टीम सेलेक्ट करे। और यहाँ पे वो ISQM 1 में ये कहता है कि भाई फर्म ने ओवरऑल जितना भी स्टाफ रखना है वो 100 का 100 जो बंदा उसने रखा है, जो टीम मेंबर रखे हैं, जो मैनेजर रखे हैं, वो सारे के सारे कंपिटेंट हों, उनके पास रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स हो, वो पढ़े लिखे हों, वो CA से हों या ACCO से हों या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हों, उनके पास एक्सपर्टीज हो, वो एक प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ हो।
आइडेंटिटी, अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो फर्म के कैफ के या एसीसी के न्यूली फ्रेशली हायर्ड स्टूडेंट्स रखती है, तो उनके पास तो कोई एक्सपर्टीज नहीं होती, तो उनको फिर वो क्या आईएसक्यूएमएन की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करे, ऐसा नहीं है। देखें, कैफ के बच्चे हैं, सीएमए या एसीसी के बच्चे हैं, वो रेलिवेंट स्टडी करके आ रहे हैं, तो उनको आगे ट्रेनिंग का अमल स्टार्ट हो रहा है कि हाँ भाई अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि देखो आप करके आए हो खाली आईकॉम या आप करके आए हो एमबीबीएस और आपकी आप यहाँ पे आके फर्म ने आपको जॉब दे दिया अकाउंटेंट की, तो आप रेलेवेंस नहीं है ना। आपने एक एजुकेशन को स्टार्ट किया, उसको परस्यू किया, आपने कैफ कर लिया या आपने एसीसीए कर लिया, उसके बाद आप फर्म में आ रहे हैं, तो दिस इज समथिंग कि आप आईएसक्यूएमएन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करें कि हाँ भाई मैंने रेलेवेंट पर्सनल को जिसके पास एक रेलेवेंट एजुकेशन थी उसको मैंने ट्रेनिंग देने के लिए ही हायर किया है, क्योंकि वो रेलेवेंट है। Identity and role of management. Identity and role of engagement partner is communicated to key management. Engagement partner has appropriate authority, competence and capability. Responsibility of engagement partner are clearly defined. और दूसरा वो क्या कहता है कि भाई जो भी आइडेंटिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की, या उसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या कॉम्पिटेंसी होगी, क्या कैपेबिलिटी होगी, जो भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फुल्ली डिफाइंड होनी चाहिए। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिटर ही नहीं है, यानी एक पर्सन है जो एंगेजमेंट पार्टनर है, उसके पास फाइनेंशियल बैंक को ऑडिट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उसको आप बैंक का ऑडिट दे दो, तो इज इट अ गुड थिंग? नो, आई डोंट थिंक सो। या क्या ऐसा नहीं है कि वो कंपिटेंट नहीं है ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए बैंक्स का, लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टनर अवेलेबल है जिसके पास बैंक का एक्सपीरियंस था, तो बेहतर है उस पार्टनर के बजाय इस पार्टनर को इंगेजमेंट दी जाए, क्योंकि इसके पास पहले ही रेलेवेंस एक्सपीरियंस है, उसको एप्लीकेबल लॉज का ज्यादा अच्छे से पता है कि कौन कौन से लॉ लगने हैं, कौन कौन से लॉ नहीं लगने हैं, क्या क्या बैंकिंग सेक्टर में चीजें होती हैं, किस तरह हमने उसको प्रोसीजर परफॉर्म करना है, रेदर देन जो न्यू पार्टनर होगा उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसको अच्छी खासी एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। तो ये चीज फर्म ने इंश्योर करवानी है कि हाँ भाई हम जो एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर फर्म जो दे रही है उसको एंगेजमेंट दे रही है एंगेजमेंट पार्टनर को, क्या वो उसके रिगार्डिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर क्या वो उसको सही से परफॉर्म कर सकता है, वो क्वालिटी इंश्योर करवा सकता है, ये चीजें इंश्योर करवाने की जिम्मेदारी फर्म की है। उसके बाद इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के ना आगे बहुत से पॉइंट है, जैसे कि जिसमें डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू आ जाता है, कंसल्टेशन आ जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आ जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ये सारे के सारे फर्दर सब पॉइंट्स हैं इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के। ये स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। आइजा 220 के अकॉर्डिंग engagement partner shall take the responsibility of performance of an audit in accordance with ISA's and regulatory requirements on or before the date of audit report. Engagement partner shall be satisfied that sufficient appropriate audit evidence has been obtained. कि भाई एज पर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जो आइजा 220 के अकॉर्डिंग एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि भाई आपने रेलिवेंट लॉ को कंप्लाई करवाना है, आपने आइजा को इंश्योर करवाना है कि भाई जो भी ऑडिट परफॉर्म हो रहा है वो आइजा के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहा है, और ऑन द डेट या बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपने एक सफिशिएंट ऑडिट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लेना है। ISKM 1 क्या कहता है? Firm shall establish the policies and procedures to ensure that engagements are performed in accordance with professional standards and reports. Such policies and procedures shall include direction, supervision and review responsibilities. कि भाई फर्म ने इस चीज को इंश्योर करवाना है कि जो भी हमारी एंगेजमेंट परफॉर्म की जा रही हैं वो रेलिवेंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर परफॉर्म की जा रही है, उनकी क्वालिटी अच्छे से मेंटेन हो रही है, जो भी अप्रोप्रिएट जो भी कंक्लूजन बन रहा है वो अप्रोप्रिएट है, और जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लाई की जा रही हैं, डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जो जिस चीज की है वो परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसल्टेशन। एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एंगेजमेंट टीम undertake consultation, be satisfied that appropriate consultation is obtained within the engagement team. Nature of consultation and conclusion are documented. Conclusion are implemented. आइजा 220 के अकॉर्डिंग इंगेजमेंट पार्टनर ने ना इस चीज को इंश्योर कराना कि यार कोई भी अगर इश्यू आ रहा है या जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप उसके ऊपर या कोई एक टेक्निकल चीज है उसके ऊपर कंसल्टेशन लेनी है। उसने इस चीज को इंश्योर कराना है और सेटिस्फाई खुद को करना है और एंगेजमेंट टीम को भी करना है कि जो भी क्या कहते हैं कंसल्टेशन ली गई है या कंसल्टेशन दी गई है वो अप्रोप्रिएट थी एज पर द कंडीशन। वो जो नेचर ऑफ कंसल्टेशन है उसको डॉक्यूमेंट करना है, और वो कंक्लूजन जो भी रीच हुई थी उस कंसल्टेशन के बाद वो कंक्लूजन इंप्लीमेंट की गई है। और ISQ1 क्या कहता है? Firm shall ensure sufficient resources are available for consultation. Appropriate consultation is obtained on difficult continuous matter. Nature of consultation and conclusion are documented. Conclusion are implemented. और यहाँ पे देखो एंगेजमेंट पार्टनर को या टीम मेंबर को कोई इशू आया है तो वो किसके साथ कंसल्ट करेगा? फर्म की जिम्मेदारी है कि भाई उसने प्रॉपर रिसोर्स अवेलेबल करवाना है इनसाइड द फर्म और आउटसाइड द फर्म, के अगर कोई ऐसा इशू आ गया है कंसल्टेशन जिसमें लेनी पड़ सकती है, कोई ऐसा टेक्निकल मैटर है, फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन का कोई इशू आ गया है,
जिसमें ऑडिटर की तो नहीं है, वो एक्चुअली का कोई क्या कहते हैं इशू आ गया जिसमें ऑडिटर की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो अब उसने उसके रिगार्डिंग कंसल्टेशन लेनी है, तो फर्म की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसने प्रॉपर रिसोर्स को अवेलेबल करवाना है, वो चाहे इनसाइड द एंगेजमेंट है, वो चाहे आउटसाइड द एंगेजमेंट है, और उसने प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड करवानी है, उसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करवाना है और उसको डॉक्यूमेंट करवाना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ओपिनियन। देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, टीम के बीच में भी आ सकता है, मैनेजर और टीम के बीच में आ सकता है, पार्टनर और टीम के बीच में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। देखो, सोचने का तरीका हर किसी का डिफरेंट होता है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आ गया तो उस केस में क्या करना है? एज 220 कहता है, इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइजेज द एंगेजमेंट टीम शेल फॉलो द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू रिजॉल्व द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखो, वो सिंपल सी बात करते हैं यार। देखो, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ने इस तरह के इश्यूज के लिए कोई ना कोई पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस आपको दी हैं, उसको कंप्लाई करो। अब आईएसक्यूएम वन क्या कहता है कि क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह होनी चाहिए? आईएसक्यूएम वो बताता है कि भाई आपने कंसल्टेशन के केस में या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में क्या करना है, कैसे उनको रिजॉल्व करवाना है, वो किसके पास जाएंगे, वो पॉलिसीज बनानी है, कंसल्टेशन लेनी है तो किससे लेनी है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में, फिर उसको क्या करना है, किस तरह कंक्लूजन रीच करना है, ये चीजें सारी आईएसक्यूएम वन बता रहा होता है। द फर्म शेल एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू रिजॉल्व द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द एंगेजमेंट टीम और बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। Such procedure may include consultation with other practitioners or firms or professional or regulatory body। जो आप कंसल्टेशन ले सकते हो डिफरेंस ओपिनियन के केस में, आप किसी से भी ले सकते हो। रेगुलेटरी बॉडी जैसे आईकैप हो गया, प्रोफेशनल बॉडी किसी से ले सकते हो, आप किसी रिवैल्यूएशन का मसला है तो आप किसी के कहते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हो। तो ये आपने फर्म ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो कंसल्टेशन किससे लेनी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को खत्म कैसे करना है और क्या करना है इस सिनेरियो में। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। बेसिकली ना, यहाँ पे हमने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के अंदर ना हमने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं या इम्प्लीमेंट करनी होती है कि भाई किस तरह के आईएसक्यूएम हमें बता रहा होता है कि किस तरह के एंगेजमेंट्स के ऊपर आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को हायर करना है, या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को आपने अपनी एंगेजमेंट के साथ शामिल करना है। और आइजा 220 हमें बता रहा होता है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है वो आपने अपॉइंट कर लिया है, उसकी आपको ओपिनियन मिल गए हैं, आपने उसकी कंसल्टेशन को जो भी उसने आपको बताया था वो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट कर ली हैं। और जब तक आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का कहा नहीं माना या उसके सारे पॉइंट रिजॉल्व नहीं हो गए, तो वक्त तक आपने ऑडिट रिपोर्ट को नहीं साइन करना है। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कब कब उसको अपॉइंट करना है, आईएसक्यूएम वन बताएगा। और आइजा 220 उस चीज को इंश्योर करेगा कि हाँ, आईएसक्यूएम वन ने जिस जिस सिनेरियो के अंदर मुझे बताया था कि इस सिनेरियो की अगर ऑडिट एंगेजमेंट्स होंगी, तुमने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना है, उसके साथ इश्यूज डिस्कस करने हैं, और जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हो जाते और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आपको गो अहेड नहीं देता, आपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं किया होगा, आपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करना। बेसिकली अगर हम देखें तो लिस्टेड एंटिटीज के केस में जो क्यूसीआर की रिक्वायरमेंट है वो तो मैंडेटरी है कि भाई लिस्टेड एंटिटीज में आपने क्या कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करवाना होता है। इसके अलावा ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन के केस में आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो आप फर्म की पॉलिसीज हो सकती हैं कि भाई किस किस तरह की नेचर ऑफ एंगेजमेंट होगा, तो आपने क्यूसीआर को बीच में इन्वॉल्व करना है। और आइजा 220 इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो भी पॉलिसीज हैं अगर लिस्टेड है तो अब भी ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं तब भी, या इसके अलावा कोई ऐसी एंगेजमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हमारी फर्म की पॉलिसी थी कि आपने क्यूसीआर को इन्वॉल्व करना है, तो मैं उसको अपॉइंट करूं, मैं उसके साथ सिग्निफिकेंट इशू डिस्कस करूं, और जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाती और वो मुझे गो अहेड नहीं दे देता कि हाँ सब कुछ ठीक है, वो मेरी क्वालिटी को, मेरे क्या कहते हैं सारे ऑडिट की प्रोसीजर को चेक करे, कंसल्टेशन देके मेरी जितने भी मेरी डॉक्यूमेंटेशन है चेक करे, और जैसे ही वो गो अहेड देगा तब मैं ऑडिट रिपोर्ट को साइन करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एज 220 के अकॉर्डिंग और आईएसक्यूएम वन के अकॉर्डिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्म शेल एस्टैब्लिश पॉलिसीज फर्म शेल एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू रिक्वायर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रपोज रिपोर्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर, review documentation relating to significant judgments, evaluate conclusions reached and appropriateness of report. For audit of listed entities, reviewer shall also ensure independence of engagement team, consultation on difficult matters or difference of opinion or conclusion reached। बेसिकली आइजा 220 ने कहा है कि भाई सबसे पहले तो आपने देखना है कि पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जो प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर काम करे। वो रिव्यू करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो आपकी चीज़ों को देखे, जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट थी वो आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के बाद जो भी आपकी कंक्लूजन रीच्ड है और उसमें जो आपने क्या कहते हैं जैसे भी काम किया है, जैसे भी आपने
एविडेंस ऑब्टेन किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी स्टांस है, जो भी आपकी कंक्लूजन है, क्या वो ठीक है। और इसके अलावा उसने लिस्टेड एंटिटी के केस में बताया कि भाई वो ये भी चेक करे कि टीम जो थी इंडिपेंडेंट थी, कोई कंसल्टेशन वगैरह कोई भी इशू थे, जो डिफरेंस ओपिनियन अगर अराइज हुए थे, उसका जो जो भी कंक्लूजन निकला क्या वो ठीक था। और अगर हम आईएसक्यूएम 1 में देखें तो आईएसक्यूएम 1 में भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की सेम टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सेम टू सेम जो कि आईजा 220 ने गई हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। आईजा 220 देखो, आईजा 220 ने हमें ऊपर क्या कहा था कि भाई जो भी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, आपकी फर्म की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, अगर आपके ऊपर आपकी एंगेजमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो आपने क्यूसीआर को अपॉइंट करवाना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईएसक्यूएम 1 ने बताया गया है। सो आईजा 220 के अंदर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया गया। उसने सिर्फ और सिर्फ कंप्लाई करना है आईएसक्यूएम 1 को, कि जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं क्यूसीआर को अपॉइंट करवाने की, मैं उस चीज को बस फॉलो करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बनाते हैं आईएसक्यूएम 1 के अंदर। सो फर्म शेल एस्टेब्लिश एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी एक्सपर्टीज क्या होंगी, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उसके, ये सारी चीजें इंश्योर कराने की जिम्मेदारी आईएसक्यूएम 1 की है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग। आइजा 220 क्या कहता है? एंगेजमेंट पार्टनर शेल रिव्यू द लेटेस्ट रिजल्ट ऑफ फर्म मॉनिटरिंग फॉर engagement partners shall review the latest results of firm monitoring process and whether any deficiencies। यहाँ पे ये थोड़ा सा नोट्स कट गए। मैं जब इसको अपलोड करूंगा तो मैं ये डेफिशिएंसीज का वर्ड क्या कहते हैं और ये कंप्लीट नोट्स को ठीक करके तो मैं वो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आइजा 220 क्या कहता है कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर ने ये इंश्योर करना है कि जो भी फर्म की मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसको कंप्लाई किया जा रहा है, और कोई ऐसी डेफिशिएंसी तो नहीं है कि जो मॉनिटरिंग प्रोसेस ने कहा था, फर्म की पॉलिसीज ने कहा था कि इस तरह आप मॉनिटरिंग प्रोसेस करोगे और इसको आप फॉलो करोगे मॉनिटरिंग प्रोसेस को, उसको फॉलो करने में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं इन्वॉल्व हो रही है। एंगेजमेंट टीम ने, एंगेजमेंट कहते हैं मैनेजर ने कोई डेफिशिएंसी तो नहीं देखी उस मॉनिटरिंग प्रोसेस में, या एंगेजमेंट के ऊपर मॉनिटरिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हुए कोई डेफिशिएंसी तो नहीं अराइज हुई। तो एंगेजमेंट पार्टनर ने इस चीज को इंश्योर करवाना है। और आईएसक्यूएम 1 क्या कहता है? फर्म सेल एस्टेब्लिश अ मॉनिटरिंग प्रोसेस टू इंश्योर दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड क्वालिटी कंट्रोल आर रेलेवेंट, एडुकेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। बेसिकली अगर मैं दोनों का क्रक्स देखूं तो मॉनिटरिंग में आइजा 220 कहता है कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है कि भाई कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसने एंगेजमेंट को मॉनिटर करना है। और आईएसक्यूएम 1 में फर्म की लीडरशिप ने इस चीज को इंश्योर करना है कि भाई जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं, हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल की जो भी क्या कहते हैं पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो एजुकेट है, वो रेलिवेंट हैं। ओवरऑल मॉनिटरिंग प्रोसेस आईएसक्यूएम 1 में फर्म की लीडरशिप की होगी और आइजा 220 में एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या है? फर्म ने डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है? आईएसक्यूएम 1 में फर्म शेल एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ ऑपरेशंस फॉर ईच सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन एंड रिस्पॉन्स टू देम। रिटेंशन पीरियड शेल बी सफिशिएंट टू कंप्लीट द मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स। बेसिकली आईएसक्यूएम 1 ने बताया कि भाई जो भी आप प्रोसीजर्स बनाओगे, जो भी आपने एविडेंस लिए हैं या जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपको कंप्लेंट्स आई हैं या आपने उनका कैसे सोल्यूशन निकाला है, ये आपने सारा कुछ डॉक्यूमेंट करना है। और आइजा 220 कहता है द ऑडिटर शेल इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन conclusion on the compliance with the independence requirement, issues identified with respect to compliance of relevant ethical requirement and how they were resolved, conclusion reached regarding the acceptance and continuous procedure, the nature of scope consultation undertaken, the procedure required by firm policies and engagement on reviewing of quality control. The engagement quality review has been completed on or before. The reviewer is not aware of any unresolved matter that would have caused the reviewer to believe that significant judgment and engagement team made एंड द कंक्लूजन इट रीच वर नॉट अप्रोप्रिएट। बेसिकली हमने जो ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स पढ़े ना, आइजा 220 कहता है कि भाई आपने इसको डॉक्यूमेंट करना है कि कंक्लूजन क्या थी, इशू क्या थे, आपने उनको रिजॉल्व कैसे किया था, कोई एथिकल रिक्वायरमेंट में इशू थे तो कैसे रिजॉल्व किया था, क्या आपने नेचर ऑफ कंसल्टेशन ली थी, कंक्लूजन क्या था, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट किया नहीं किया, उसने क्या क्या कहा, उसकी प्रोसीजर्स को अप्लाई किया गया, उसकी जजमेंट जो था, उसकी जजमेंट जो भी थी आपने क्या कहते हैं उसके साथ डिस्कस की, उसने जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपके साथ डिस्कस किए थे आपने उसको डॉक्यूमेंट किया। और इसके अलावा कोई ऐसा मसला तो नहीं था जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को लगा हो कि भाई ये जो आपने कंक्लूजन रीच की है ये अप्रोप्रिएट नहीं है इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो ये सारा कुछ आपने डॉक्यूमेंट करना है। अगर अप्रोप्रिएट था तब भी आपने डॉक्यूमेंट करना है, और नहीं अप्रोप्रिएट था और क्यों नहीं अप्रोप्रिएट था और उसका आपने हल क्या निकाला और उसको आपने कैसे ठीक किया, ये सारा कुछ आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने यहाँ पे आईएसक्यूएम 1 और आइजा 220 को साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए पढ़ा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोस्ट प्रोबेबली आइजा 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी आइज़ा 200 सीरीज खत्म होती है तो इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही एक दफ़ा हमारा ऑडिट का ये सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, जैसे ही सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें आइज़ा 200 सीरीज, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800 सीरीज, ये जैसे ही सारी खत्म होती है फिर एक ही दफ़ा हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे ताकि हम ओवरऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को एग्जाम सिनारियोज के लिहाज से क्या कहते हैं प्रिपेयर करें और हम पेपर की तैयारी कर सकें। थैंक यू। पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।